हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब राइट्स में। तो आज आ गई है इम्तिहान की घड़ी। आज का टॉपिक है लिम्ब डेवलपमेंट इन टेट्रापॉड्स और हम प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ लिया है वो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं। करना क्या है, आपको वीडियो शुरू करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और देखना है कि आपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है या नहीं किया है। किसी भी तरीके के आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। जिनके लिए टॉपिक नया है उनके लिए लिम्ब डेवलपमेंट वाले मेरे जितने वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाके उसे चैनल पे देखिए एंड देन आके मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो फिर पहला क्वेश्चन है, होम्योबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हॉक्स प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेसिफाइंग वेदर अ पर्टिकुलर मेसेनकाइमल सेल विल बिकम स्टाइलोपॉड, ज़्यूगोपॉड और ऑटोपॉड। सो बेसिकली ये स्टाइलोपॉड, ज़्यूगोपॉड, ऑटोपॉड लिम्ब के डिफरेंट पार्ट्स हैं। लिम्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टाइलोपॉड, ज़्यूगोपॉड एंड ऑटोपॉड। और हॉक्स प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मेसेनकाइमल सेल्स को डायरेक्ट करते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए, स्टाइलोपॉड बनाने के लिए, ज़्यूगोपॉड बनाने के लिए और ऑटोपॉड बनाने के लिए। Based on the expression pattern of these genes, a model was proposed wherein these Hox genes specify the identity of limb region. तो Hox प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, उनके एक्सप्रेशन पैटर्न के बेसिस पे एक मॉडल प्रपोज किया गया जिसमें बताया गया कि कौन कौन से हॉक्स प्रोटीन लिम्ब के किस किस रीजन की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। मतलब कौन से हॉक्स प्रोटीन ये डिसाइड करते हैं कि लिम्ब का वो रीजन स्टाइलोपॉड बनेगा या ज़्यूगोपॉड बनेगा या ऑटोपॉड बनेगा। ठीक है। What would be observed phenotype of human homozygous for a Hox D13 mutation? तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई ह्यूमन बींग Hox D13 जीन के लिए होमोजाइगस म्यूटेशन रखता है तो उसके में किस तरीके के फेनोटाइप देखने को मिलेगी। ठीक है। सबसे पहले तो डिफरेंट हॉक्स प्रोटीन्स और उनके वो लिम्ब के किस किस रीजन के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है वो देखते हैं। ये डिफरेंट हॉक्स प्रोटीन है और ये लिम्ब का तीनों रीजन है, स्टाइलोपॉड, ज़्यूगोपॉड एंड ऑटोपॉड। फोर लिम्ब के केस में अगर देखें तो ये सारे हॉक्स प्रोटीन में हॉक्स 13 जो है वो ऑटोपॉड की आइडेंटिटी मेंटेन करता है। हाइंड लिम्ब के केस में देखें तो यहाँ पे भी हॉक्स 13 जो है वो ऑटोपॉड की आइडेंटिटी मेंटेन करता है, यानी कि ह्यूमन के केस में हैंड एंड लेग दोनों में ही ऑटोपॉड रीजन की आइडेंटिटी हॉक्स 13 जीन मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हॉक्स D13 किस रीजन को अफेक्ट करेगा, ऑटोपॉड को। अब क्वेश्चन है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग होमोजाइगस म्यूटेशन रखता है हॉक्स D13 जीन का, ठीक है, तो उसके में किस तरीके के फेनोटाइप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो होमोजाइगस म्यूटेशन क्या होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके 2 सेट होते हैं। ठीक है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है फादर की तरफ से और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो मदर की तरफ से, यानी कि एक पैटर्नल सेट होता है और एक मैटर्नल सेट होता है। तो किसी भी जीन का मिनिमम 2 सेट होगा, उससे ज्यादा भी उसके एलिलिक वेरिएंट्स हो सकते हैं। सो बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि या तो एक बार में एक सेट का एक्सप्रेशन हो या दूसरे सेट का एक्सप्रेशन हो या दोनों ही सेट का एक्सप्रेशन साथ में हो सकता है। ठीक है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इन दोनों ही सेट में यानी पैटर्नल सेट में और मैटर्नल सेट में दोनों में ही म्यूटेशन हो जाता है तो इसे हम होमोजाइगस म्यूटेशन बोलेंगे। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉक्स D13 माइनस स्लैश माइनस, इसे होमोजाइगस म्यूटेंट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हेट्रोजाइगस होता तो हम ऐसे करते हैं HOX D13 माइनस एन प्लस, यानी कि एक जो है एक सेट जो है वो काम नहीं कर रहा और दूसरा सेट जो है वो काम कर रहा है। अब होमोजाइगस म्यूटेशन अगर है यानी कि इसके दोनों ही सेट फंक्शनल नहीं है, ऐसे कंडीशन में हॉक्स डी प्रोटीन जो है ये नहीं बनेगा, है ना। अगर नहीं बनेगा तो ये किसको अफेक्ट करेगा, ऑटोपॉड को अफेक्ट करेगा। अब इस हिसाब से हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नो ज़्यूगोपॉड फॉर्मेशन, ज़्यूगोपॉड से कोई लेना देना ही नहीं है हॉक्स D13 प्रोटीन का। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। abnormalities of hands and feet wherein digits are fused। ठीक है। तो अगर हम फोर लिम्ब की बात करते हैं तो उसका ऑटोपॉड क्या होता है, हैंड होता है, और हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो उसका ऑटोपॉड क्या होता है, फीट होता है। तो यहाँ पे ऑटोपॉड की बात हो रही है, हम इसे मार्क कर लेते हैं आगे के लिए। सी ऑप्शन, डिफॉर्मिटीज इन स्टाइलोपॉड, अगेन स्टाइलोपॉड से कोई लेना देना नहीं होता हॉक्स D13 का, यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत। नंबर डी, नो फीमर और पटेला फॉर्मेशन, तो अगेन फीमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टाइलोपॉड में, और पटेला कहाँ होता है, नी में, नी कैप है ये। तो ये वाले ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, अगर आपने ये मेरी स्लाइड देखी होगी प्रॉक्सिमल डिस्टल वाली,
तो वहां पे हमने ये वाली फिगर भी डिस्कस की थी, जहाँ पे हॉक्स 13 जीन के म्यूटेशन के दौरान क्या देखा जा रहा था कि ऑटोपॉड का फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये अबनॉर्मेलिटीज के साथ डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सारे डिजिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये डिजिट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वो याद नहीं भी है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद है कि कौन कौन से हॉक्स जीन किस किस लिम्ब रीजन को डिफाइन करते हैं, किस किस लिम्ब रीजन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, आप उस बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विंग डेवलपमेंट इन चिक के केस में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज रिमूव्ड, द लिम्ब डेवलपमेंट सीजेस। On the other hand, placing leg mesenchyme directly beneath the wing AER, distal hind limb structures develop at the end of the wing. If limb mesenchyme is replaced by non-limb mesenchyme beneath AER, the AER regresses. This may demonstrate that this. तो बेसिकली क्या है, 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें इन सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। इसके लिए आपके पास अगर ऑलरेडी थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं भी है और आपको बेसिक टर्म्स अगर पता है ना, उस बेसिस पे भी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होनी चाहिए। CSIR का C सेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कोई भी एक टॉपिक पढ़ते टाइम अगर बुक में आपको उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपका एनालिटिकल पावर जो है वो डेवलप होते जाता है। और यही रीज़न है कि आपको मेरे जितने भी लेक्चर वीडियोस हैं उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो मैंने भर भर के डाले हुए हैं, ताकि एक एनालिटिकल पावर भी जो है वो बिल्डअप होता जाए धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3 एक्सपेरिमेंट हैं, उसके रिजल्ट दिए हुए हैं, हमें उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि इन 5 में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला एक्सपेरिमेंट है, इफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज रिमूव्ड, द लिम्ब डेवलपमेंट सीजेस। इसमें दिखाया है कि अगर ये सपोज ये लिम्ब बर्ड है और ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज है, इसे अगर रिमूव कर दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लिम्ब बर्ड से लिम्ब का डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। AR को रिमूव करते ही लिम्ब डेवलपमेंट रुक जाता है। सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट है, ऑन द अदर हैंड प्लेसिंग लेग मेसेनकाइम डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द एंड ऑफ द विंग। ओके, तो दो तरीके के लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। अगर हम फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब दोनों की बात करें तो चिक के केस में फोर लिम्ब क्या होगा, विंग, हाइंड लिम्ब क्या होगा, लेग। तो सपोज ये जो लिम्ब बर्ड है ये फोर लिम्ब के लिए है, तो फोर लिम्ब बर्ड, और ये दूसरा वाला जो लिम्ब बर्ड है ये हाइंड लिम्ब के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइंड लिम्ब बर्ड, ठीक है। ये लेग के लिए है और ये विंग के लिए है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, ये AER है और ये विंग मेसेनकाइम हम बोल सकते हैं, यानी कि वो लिम्ब बर्ड जो विंग बनाने वाला है उसका मेसेनकाइम, तो हम इसे विंग मेसेनकाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अगेन AER है और ये क्या है, इसे हम लेग मेसेनकाइम बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया है, लेग के मेसेनकाइम को लेके विंग के AER के जस्ट नीचे प्लेस कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये विंग के AER के नीचे इसे प्लेस कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे AER और विंग मेसेनकाइम के बीच में क्या हो गया, लेग मेसेनकाइम। इस केस में क्या देखने को मिला कि विंग के डेवलपमेंट के एंड पे, यानी कि विंग के डिस्टल एंड पे हाइंड लिम्ब के स्ट्रक्चर्स को देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे AER भी है, यहाँ पे विंग का मेसेनकाइम भी है और लेग का मेसेनकाइम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों के ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसमें क्या है, if limb mesenchyme is replaced by non-limb mesenchyme beneath AER, AER regresses। अगर हमने AER के नीचे limb mesenchyme को हटा के non-limb mesenchyme को रख दिया, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में रख दिया गया, तो वहाँ पे AER का ग्रोथ जो था, AER का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया। तो ये हमारा सपोज लिम्ब बर्ड है, ठीक है। तो बॉडी में टोटल कितने लिम्ब रीजन्स होते हैं, लिम्ब फील्ड कितने होते हैं, बॉडी में टोटल 4 लिम्ब फील्ड होते हैं, यानी कि ये ऐसे 4 रीजन्स होते हैं जहाँ से लिम्ब का डेवलपमेंट होता है। 2 जगह से फोर लिम्ब का डेवलपमेंट होता है और 2 जगह से हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट होता है। अब इन चारों जगहों के अलावा जहाँ जहाँ भी मेसेनकाइम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम नॉन लिम्ब मेसेनकाइम बोलेंगे, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है लिम्ब के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यही है कि जैसे कि ये लिम्ब बर्ड है अगर, तो इसका जो मेसेनकाइम है ये क्या है, लिम्ब मेसेनकाइम।
तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, लिम्ब मेसेनकाइम को हटा के उसके जगह पे नॉन लिम्ब मेसेनकाइम को रख दिया गया, नॉन लिम्ब मेसेनकाइम को प्लेस किया गया, ठीक है। और लिम्ब मेसेनकाइम को यहाँ से क्या किया गया, हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया एक तरीके से। यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ, एआर रिग्रेस कर गया, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है और तीनों सेट के केसेस में क्या क्या रिजल्ट्स हैं वो भी हमने देख लिया। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। ऑप्शन ए, द लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स इंड्यूस एंड सस्टेन एईआर, ठीक है। तो अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हम देखें तो यहाँ पे लिम्ब मेसेनकाइम को जब हटा दिया गया, नॉन लिम्ब मेसेनकाइम को लाके प्लेस किया गया, तो एईआर का डेवलपमेंट क्या है, ये रुक गया है ना, एईआर इंड्यूस नहीं हो पाया। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन बी, द मेसेनकाइम सेल्स स्पेसिफाई द टाइप विंग और लिम्ब। तो अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, लेग मेसेनकाइम को जब ले जाकर 4 लिम्ब बर्ड में प्लेस कर दिया गया एईआर के नीचे, तो यहाँ पे विंग के साथ साथ लेग के भी स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हुए, विंग के डिस्टल एंड पे हाइंड लिम्ब के स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हाँ, मेसेनकाइम सेल्स जो हैं वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके का लिम्ब बनेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन जो है सही है। सी, द एईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप विंग और लिम्ब। ऑप्शन सी के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एईआर के रहते हुए भी जब लेग मेसेनकाइम को वहाँ पे प्लेस किया गया तो लेग का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, ठीक है। हाइंड लिम्ब के डिस्टल स्ट्रक्चर्स जो थे वो बने वहाँ पे विंग के एंड पे। लेकिन अगर देखा जाए कायदे से तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई भी अगर आप देखेंगे ये दोनों एक ही जैसा है। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, इनके लिए एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और होने चाहिए थे, ठीक है। उसके दौरान क्या होना चाहिए था, सपोज ये 4 लिम्ब बर्ड है और ये हाइंड लिम्ब बर्ड है और इन पे इनके एईआर होते हैं, ठीक है। अब सी और ई के लिए क्या करना चाहिए था कि सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एईआर को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहिए था, मतलब हाइंड लिम्ब का एईआर को 4 लिम्ब वाले में डाल दिया, 4 लिम्ब बर्ड के एईआर को हाइंड लिम्ब वाले में डाल दिया, और तब देखना चाहिए था कि विंग या लिम्ब ये दोनों के पोजीशंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सी वाले के लिए और ई वाले के लिए एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों ने लिम्ब के बारे में पढ़ा होगा उनके पास ऑलरेडी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा और उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, या फिर आप मेरे वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एईआर जो होता है वो लिम्ब की स्पेसिफिसिटी डिसाइड नहीं करता है। एईआर ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि लिम्ब जो है वो 4 लिम्ब बनेगा या फिर हाइंड लिम्ब बनेगा। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी देखा जाए, द एईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड आउटग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब। ऑफ कोर्स अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही एईआर को रिमूव किया गया लिम्ब का डेवलपमेंट क्या हुआ, रुक गया। तो ये एईआर जरूरी है लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए, डी वाला ऑप्शन भी सही है। एईआर डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप विंग और लिम्ब, तो ये बिल्कुल सही है, एईआर स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्पेसिफिसिटी जो है वो मेसेनकाइमल सेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ई वाला ऑप्शन भी सही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिम्ब डेवलपमेंट इन माइस इज ट्रू, ठीक है। जीन एनकोडिंग TBX5 इज ट्रांसक्राइब्ड इन द लिम्ब फील्ड ऑफ हाइंड लिम्ब, यानी कि हाइंड लिम्ब के फील्ड में, लिम्ब फील्ड में TBX5 जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सेकेंड, 4 लिम्ब के लिम्ब फील्ड में TBX4 का ट्रांसक्रिप्शन होता है। द जीन एनकोडिंग TBX4 इज ट्रांसक्राइब्ड इन लिम्ब फील्ड ऑफ 4 लिम्ब, ठीक है। ऑप्शन सी, gene encoding islet1, TBX4 and PITX are expressed in presumptive hind limb, यानी कि वो एरिया जहाँ पे आगे चल के हाइंड लिम्ब बनने वाला है उस एरिया में जीन islet1, TBX4 एंड PTX इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन होता है। सेम ऑप्शन डी है कि वो प्रिजम्पटिव 4 लिम्ब एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पे आगे चल के 4 लिम्ब बनेगा वहाँ पे इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो याद होगा, लिम्ब स्पेसिफिकेशन का वीडियो जो था, लिम्ब स्पेसिफिकेशन के वीडियो में मैंने दो एंड में समराइज करते टाइम बताया था 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब के लिए, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है। सो 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब में, 4 लिम्ब में TBX5 जीन इन्वॉल्व होता है एंड हाइंड लिम्ब में TBX4, islet1 एंड PITX, ओके।
तो अगर आपको ये फिगर याद होगा, ये हमने लिम्ब बर्ड इनिशिएशन की सिग्नलिंग दिखाई थी, ठीक है। तो चिक, माउस एंड फिश के केस में ये फोर लिम्ब बर्ड की इनिशिएशन की सिग्नलिंग है, और ये यहाँ पे चिक के केस में हाइंड लिम्ब बर्ड की इनिशिएशन की सिग्नलिंग है, और ये माउस के केस में हाइंड लिम्ब बर्ड के इनिशिएशन की सिग्नलिंग है। तो अगर यहाँ पे देखें तो TBX5 कहाँ पे इन्वॉल्व है, फोर लिम्ब में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाता है, ये हाइंड लिम्ब के लिए बोल रहा था, और ऑप्शन बी जो है वो भी गलत हो जाता है, TBX4 को बता रहा था कि फोर लिम्ब में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये इसका। तो अगर ये जीन कहाँ पे, ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, TBX4 है तो ऑब्वियसली ये हाइंड लिम्ब में होगा, ठीक है। और इसके अलावा माउस के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ILET1 जीन का भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि चिक के केस में सिर्फ और सिर्फ PITX एंड TBX4 का एक्सप्रेशन होता है। माइस के केस में इन तीनों का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे, हाइंड लिम्ब बर्ड में, यानी कि वो एरिया जो कि आगे चल के हाइंड लिम्ब बनेगा, प्रिजम्पटिव हाइंड लिम्ब एरिया में, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही है। एपिकल ectodermal at range induction is essential for tetrapod development. Which one of the following is not essential for formation of a functional limb? एक्टोडर्म, एपिकल एक्टोडर्म का इंडक्शन बहुत ज़रूरी होता है टेट्रापॉड के डेवलपमेंट के लिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक फंक्शनल लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है? एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। पहला है TBX जीन एंड WNT, ठीक है। तो TBX का तो यहाँ रोल देख ही लिया, एक फंक्शनल लिम्ब के लिए कितना ज़रूरी है ये। WNT की अगर बात करें तो लिम्ब डेवलपमेंट के टाइम विंट बीटा कैटेनिन पाथवे, इसका बहुत बड़ा रोल है लिम्ब के डेवलपमेंट में। कुछ रोल जो हमने ऑलरेडी देखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पे अगर जब मैंने सिग्नलिंग पाथवे ड्रॉ किया था तो वहाँ पे लेटरल प्लेट मेसेंकाइमल सेल्स जब भी FGF10 मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं दोनों लिम्ब फील्ड में, यहाँ पे विंट बीटा कैटेनिन पाथवे के हेल्प से ही FGF10 स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट जब FGF10 एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है तो उस टाइम भी विंट बीटा कैटेनिन पाथवे के हेल्प से ही वो इंड्यूस करता है। तो विंट मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी अगर देखा जाए FGF, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के ग्रोथ के लिए और लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल FGF8 और FGF10 की तो हमने इंपॉर्टेंस देखी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब अगर जितने लोग कंफ्यूज होंगे वो ऑप्शन बी में या सी में, जिन्होंने लिम्ब डेवलपमेंट एंड तक पढ़ी होगी, डॉर्सल वेंट्रल तक पढ़ी होगी, इसका आंसर उन्हें आता होगा। जिन्होंने अभी तक सिर्फ मेरे वीडियोस देखे हैं 3 जो जिसमें मैंने स्पेसिफिकेशन तक बताया, उसमें ये टॉपिक कवर नहीं है। तो बेसिकली लिम्ब डेवलपमेंट के एंड वाले स्टेजेस में ये वाली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप दोनों फिगर देखेंगे, ये एक डक फीट है और ये एक हेन की फीट है, ठीक है। इन दोनों के पैरों में जो डिफरेंस है ना, वही आपका आंसर है। अगर आप डक की फीट देखेंगे तो ये इसके लिम्स, सॉरी, ये डिजिट्स हैं, ठीक है। इन डिजिट्स के बीच में आपको वेबिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ये एक और लिम्ब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सारे डिजिट्स हैं और डिजिट्स के बीच में क्या है, वेबिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वेब्ड फीट है इसके में। हेन के केस में ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई वेबिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसके में नॉन वेब्ड फीट है। अगर फंक्शनल लिम्ब की बात करें तो डक के केस में फंक्शनल लिम्ब होने का क्या मतलब है, एक ऐसा लिम्ब जो उसे लैंड पे चलने में भी हेल्प करे, साथ ही साथ उसे वाटर में स्विम करने में भी हेल्प करे, तो उसके लिए फंक्शनल लिम्ब वो होगा। तो इसीलिए इसके जो वेब्ड फीट होते हैं इसको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। अगर हम हेन की बात करें तो इसे वैसे वेब्ड फीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शनल लिम्ब का मतलब ये है। अब ये वेब्ड फीट टू नॉन वेब्ड फीट बनाने के लिए जो फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है वो है एपोप्टोसिस। जब आप डॉर्सल वेंट्रल वाले वीडियोस देखेंगे, अपकमिंग वीडियोस जो मेरे होंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब भी लिम्ब का डेवलपमेंट होता है तो एंड के स्टेजेस में ये जो इंटर डिजिटल स्किन होता है, दो दो डिजिट्स के बीच में जो स्किन होता है, इसकी एपोप्टोसिस होती है एंड देन एक इंडिपेंडेंट डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है फंक्शनल लिम्ब के लिए, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो उस बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है बी, एंड्रोस्टेरॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन
As a result of transplantation experiment in chick embryo where the leg mesenchyme is placed directly beneath the wing apical ectodermal ridge. तो चिक एम्ब्रियो में अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लेग मेसेनकाइम को विंग एपिकल एक्टोडर्मल रिज के नीचे प्लेस कर दें। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के लिम्ब बर्ड होते हैं। एक होता है फोर लिम्ब बर्ड, ये फोर लिम्ब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, ये विंग। और ये एक होता है हमारा हाइंड लिम्ब बर्ड, ठीक है, हाइंड लिम्ब बर्ड, ये क्या डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेग। इन दोनों का अपना अपना एपिकल एक्टोडर्मल रिज होगा और इनका अपना अपना मेसेनकाइमल सेल होगा। ये फोर लिम्ब मेसेनकाइम हो गया और ये हाइंड लिम्ब मेसेनकाइम हो गया, ठीक है। ये लेग मेसेनकाइम हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन वाला पोर्शन, ये विंग मेसेनकाइम हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि लेग मेसेनकाइम को ले जाके विंग एईआर के नीचे प्लेस किया गया। तो ये विंग एईआर है और इसके नीचे यहाँ पे लेग मेसेनकाइम को प्लेस किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका क्या आउटकम हो सकता है। अगर ये हम एक्सपेरिमेंट देखें, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या देखा हमने कि ये फोर लिम्ब बर्ड था, यहाँ पे फोर लिम्ब मेसेनकाइम था यानी विंग मेसेनकाइम था। जब यहाँ पे एईआर के नीचे लेग मेसेनकाइम को प्लेस किया गया है तो इनिशियली विंग के स्ट्रक्चर्स तो बने हैं, लेकिन डिस्टल एंड पे क्या बने हैं, हाइंड लिम्ब के डिस्टल स्ट्रक्चर्स यानी लेग के डिस्टल स्ट्रक्चर्स, यानी यहाँ पे टोज का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अ कंप्लीट हाइंड लिम्ब विल फॉर्म इन रीजन वेयर द फोर लिम्ब शुड बी, गलत। द फोर लिम्ब वुड फॉर्म नॉर्मली, बिल्कुल गलत, फोर लिम्ब नॉर्मली फॉर्म नहीं होगा क्योंकि मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लेग मेसेनकाइम को फोर लिम्ब बर्ड में रखेंगे तो वहाँ पे लेग के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो फोर लिम्ब नॉर्मली नहीं बनेगा। नीदर अ फोर लिम्ब नॉर अ हाइंड लिम्ब वुड फॉर्म सिंस द सेल्स आर ऑलरेडी डिटरमाइंड, ये भी गलत है, वहाँ पे बनेगा, विंग का स्ट्रक्चर भी बनेगा और डिस्टली हाइंड लिम्ब के स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन है। The proximal distal growth and differentiation of tetrapod limb bird are made possible by a series of interaction between apical ectodermal ridge and limb bird mesenchyme directly beneath it. तो लिम्ब का proximal distal growth जो होता है टेट्रापॉड लिम्ब में, वो किस चीज से पॉसिबल होता है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज और लिम्ब मेसेनकाइम के बीच के इंटरैक्शन के कारण, ठीक है। तो लिम्ब बर्ड के मोस्ट डिस्टल रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, एईआर प्रेजेंट होता है। मोस्ट डिस्टल रीजन पे अगर देखा जाए तो ये एईआर प्रेजेंट होता है और एईआर के जस्ट नीचे यहाँ पे लिम्ब मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम प्रोग्रेस जोन भी बोलते हैं और इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ के लिए। Some of the interaction performed in chick demonstrate the following result. अब चिक में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसमें इन दोनों के बीच के इंटरैक्शंस को देखा गया है और उसके जो भी रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। हमें ये देखना और बताना है कि इनमें से कौन से रिजल्ट्स जो हैं या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। When AER was removed at any time T of development, further development of distal limb skeleton element ceased. यानी कि अगर डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज पे एईआर को रिमूव किया गया तो देखा गया कि आगे के जो डिस्टल लिम्ब स्केलेटल एलिमेंट थे, यानी कि लिम्ब के आगे के जो डिस्टल रीजन के जो भी एलिमेंट्स थे उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर आपको ये वाली फिगर याद होगी तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब लिम्ब बर्ड से एईआर को रिमूव कर दिया गया तो लिम्ब डेवलपमेंट जो है वो रुक गया। तो एईआर ने जहां तक डेवलपमेंट किया था वहां तक तो लिम्ब डेवलप्ड है, उसके आगे की डेवलपमेंट रुक गई। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। B वाला ऑप्शन, when leg mesenchyme was placed directly beneath wing AER, leg mesenchyme was placed directly beneath wing AER, distal hind limb structures developed at the end of the wing, यानी कि जब विंग यानी कि फोर लिम्ब के एईआर के नीचे एपिकल एक्टोडर्मल रिज के नीचे जब लेग यानी कि हाइंड लिम्ब का मेसेनकाइमल सेल्स को प्लेस किया गया तो देखा गया कि डेवलपमेंट के बाद विंग के स्ट्रक्चर्स तो बने लेकिन डिस्टल एंड पे हाइंड लिम्ब के डिस्टल स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है। अब इसके एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वहां पे क्या हुआ था, ये विंग फोर लिम्ब का लिम्ब बर्ड है या ये एईआर है, यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स है। अगर यहाँ पे लेग मेसेनकाइमल सेल्स को प्लेस किया गया एईआर के जस्ट नीचे तो क्या देखा गया, विंग के स्ट्रक्चर्स बने लेकिन डिस्टल एंड पे क्या बने, हाइंड लिम्ब के डिस्टल स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ पे टोज देखने को मिले, विंग के जगह पे टोज देखने को मिले। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी, when limb mesenchyme was replaced by non-limb mesenchyme beneath the AER, limb still develop. ठीक है, नॉन लिम्ब क्या होते हैं? चारों लिम्ब फील्ड के अलावा बॉडी में और कहीं पे मेसेनकाइम सेल्स होंगे, उन्हें हम नॉन लिम्ब मेसेनकाइम बोलेंगे। तो जब लिम्ब बर्ड में लिम्ब मेसेनकाइम को नॉन लिम्ब मेसेनकाइम से रिप्लेस कर दिया गया तो वहां पे लिम्ब का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, वहां पे फिर भी लिम्ब का डेवलपमेंट हुआ। सो अगर आप ये फिगर देखें, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखें, यहाँ पे लिम्ब बर्ड में क्या किया गया है, लिम्ब मेसेनकाइम को रिमूव करके यहाँ पे नॉन लिम्ब मेसेनकाइम को प्लेस किया गया, जिसके कारण लिम्ब की डेवलपमेंट रुक गई है। एआर रिग्रेस कर गया और लिम्ब की डेवलपमेंट आगे रुक गई। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जब नॉन लिम्ब मेसेनकाइम डाला फिर भी लिम्ब की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब when an extra AER was grafted onto an existing limb bird, the development of limb ceased. इनके अकॉर्डिंग जब ऑलरेडी एक लिम्ब बर्ड बन चुका था, वहां पे एक्स्ट्रा AER को ग्राफ्ट किया गया तो लिम्ब का डेवलपमेंट रुक गया। एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये लिम्ब बर्ड है, यहाँ पे AER ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक्स्ट्रा AER भी यहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये 4 लिम्ब बर्ड है तो यहाँ पे देखने को मिला 4 लिम्ब डेवलप तो हुआ, लेकिन ये डिस्टल में ये जो विंग वाला पोर्शन है इसका, ये डुप्लीकेट कर गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इस डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक्स्ट्रा AER जैसे ही ग्राफ्ट किया गया लिम्ब का डेवलपमेंट रुक गया, जो कि गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कैरिड आउट टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज ऑफ चिक लिम्ब बर्ड ऑन द अंडरलाइंग मेसेनकाइम आर लिस्टेड बिलो अलोंग विद देयर एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं चिक के केस में और देखा गया है कि उसके लिम्ब बर्ड में AER जो है वो किस तरीके से मेसेनकाइमल सेल्स को अफेक्ट करता है, और सारे एक्सपेरिमेंट्स के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, उसके बारे में भी लिस्टेड है। हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ AER ऑफ 4 लिम्ब लीड्स टू सीजेशन ऑफ लिम्ब बर्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने ये फर्स्ट वाला देखा है। यहाँ पे क्या है, AER रिमूव करने पे क्या है, लिम्ब बर्ड का सीजेशन हो जाता है, डेवलपमेंट। ठीक है, सीज हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। इफ एक्स्ट्रा AER इज प्लेस्ड इन 4 लिम्ब बर्ड, डुप्लीकेशन ऑफ डिस्टल रीजन ऑफ विंग्स टेक्स प्लेस। तो ऑलरेडी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, तो इसे जल्दी जल्दी करते हैं। ये एक्स्ट्रा AER प्लेस करने से क्या हुआ, विंग का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसके डिस्टल वाले रीजन यानी ये विंग वाले रीजन क्या हुए, ये डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी सही है। इफ एन एक्स्ट्रा AER इज प्लेस्ड इन 4 लिम्ब बर्ड, अ लेग डेवलप इंस्टेड ऑफ विंग। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, है ना। एक्स्ट्रा AER अगर हमने यहाँ पे प्लेस किया तो अगर 4 लिम्ब में करेंगे तो विंग का ही डुप्लीकेशन होगा, और स्पेसिफिसिटी जो होती है लेग बनेगा या विंग बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, मेसेनकाइम पे। AER एक्स्ट्रा प्लेस करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। इफ AER ऑफ 4 लिम्ब बर्ड इज replaced with beads soaked in FGF2, a normal wing develop। चलो, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, वहां पे हमने सिर्फ 2 FGF के बारे में डिस्कस किया था, वो था FGF8 एंड FGF10। ठीक है, और लिम्ब बर्ड में अगर बात करें तो AER डिफरेंट FGFs को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि FGF2, FGF4, 8, 9, 17। ठीक है, तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 FGF ही मेंशन मिलेंगे। ठीक है, FGF8 एंड FGF10, ये 2 FGF ही मेंशन मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने बुक में पढ़े होंगे तो बुक में आपको मिलेंगे FGF4, 9 एंड 17। ठीक है, ये तीनों FGF भी AER में एक्सप्रेस होते हैं। तो फिर FGF2 करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपने सैलमेंडर के केस में रीजनरेशन के बारे में पढ़ा होगा, सैलमेंडर के केस में क्या होता है, लिम्ब रीजनरेशन देखा गया है, वहां पे AER की तरह ही जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो होता है AEC। ठीक है, AEC किसे इंड्यूस करता है, ये ब्लास्टेमा, लिम्ब ब्लास्टेमा को इंड्यूस करता है लिम्ब रीजनरेशन के लिए। ठीक है, और ये कौन कौन से FGF फैक्टर्स, अगर AEC को हमें रिप्लेस करना है तो कौन कौन से FGF बीट से हम AEC के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे मेंशन्ड है FGF2 एंड FGF8। ठीक है, ये दोनों मेंशन्ड है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली ढूंढेंगे बुक में तो शायद ना मिले, मुझे नहीं मिली। अगर आप लोग को मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट कर दीजिएगा। आप चैप्टर बता दीजिएगा, पेज नंबर बता दीजिएगा, बुक का एडिशन बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको मिलता है तो कहीं मेंशन कीजिए। अगर आप कुछ रिसेंट और कुछ पुराने रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे, वहाँ पे FGF2 मेंशन है, वहाँ पे FGF2 मेंशन है कि हाँ वो एक अर्ली लिम्ब इंडक्शन में FGF2 का भी रोल है। हमारा डी वाला ऑप्शन
if AER of four-limb bird is replaced with beads soaked in FGF2, a normal wing developed. तो ओके, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है. Now E वाला, if a non-limb mesenchyme is placed below AER, the AER direct the mesenchyme to form normal wing. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर हम नॉन लिम्ब मेसेनकाइम यहाँ पे डालेंगे इस वाले लिम्ब बर्ड में, अगर हम लिम्ब मेसेनकाइम को नॉन लिम्ब मेसेनकाइम से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो ई वाला ऑप्शन जो है वो गलत है. कुल मिला के हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है? ए, बी एंड डी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रीसेंट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आप अपने वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. रीसेंट अपडेट्स एंड क्वेरीज के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग.